आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, देखो सी प्रोग्रामिंग बहुत वास्ट चीज है एंड इट इज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, सो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सी प्रोग्रामिंग डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पर हम आज जो करने जा रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रेलर टू सी प्रोग्रामिंग, है ना, आप ये कह सकते हो। एक क्वेश्चन जो बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है वो है हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। पता है आप सबको, बता दीजिए फटाफट से, हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। ठीक है, सो ही डेवलप्ड सी लैंग्वेज इन यूएसए, एटी एंड टीज बेल लैब्स। ठीक है, तो सेफर साइड आप वैसे तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जिसने डेवलप किया है वो याद रख सकते हो क्योंकि जीके आईटी भी है आपके पास। जो सी प्लस प्लस है दैट वाज डेवलप्ड बाय विजयन स्ट्रॉस्ट्रा। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी लैंग्वेजेस में से पाइथन पता होनी चाहिए, एचटीएमएल तो आपको पता ही है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट कि कौन सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी। नाउ इट्स विजिबल। ठीक है, सो यू शुड नो दैट हु डेवलप्ड विच लैंग्वेज। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में भी पूछ सकते हैं, मोर ओवर आपको जीके आईटी में भी पूछ सकते हैं। एनी ऑफ द वेज इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, ये चलो आपको पता है सी प्रोग्रामिंग डेवलप की थी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज वेयर एज सी इज द ओनली लैंग्वेज जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस जो कि मशीन डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि आपकी बाइनरी लैंग्वेज हो गई और असेंबली लैंग्वेज हो गई। बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, तो वो मशीन टू मशीन चेंज हो जाती है। बाइनरी लैंग्वेज के लिए तो कोई ट्रांसलेटर चाहिए ही नहीं होता, और असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें चाहिए होता है असेंबलर विच कन्वर्ट्स योर प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को तो असेंबली भी समझ नहीं आती है, दैट आल्सो नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, आप किसी भी तरह के कंप्यूटर पे करो, कोडिंग सेम ही रहेगी, सी की, सी प्लस प्लस की, पाइथन की, जावा की, इट रिमेन सेम। सो इनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। यहाँ पर सी एक इकलौती लैंग्वेज है जिसे मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज बोथ यूजर फ्रेंडली, मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली, मेरे लिए सीखनी आसान है, और इसकी ट्रांसलेशन बहुत फास्ट है, और इसमें बहुत सारे लो लेवल मशीन वाले काम भी आप कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल है मशीन लेवल टास्क करने के लिए, एज वेल एज टू परफॉर्म योर हाई लेवल टास्क। ठीक है, तो इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड सी इज द ओनली लैंग्वेज विच इज टर्म्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, देखो, चाहे वो आपकी सी हो, चाहे जावा हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, वट एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो आपको हर लैंग्वेज की पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज अ set of instructions used to carry out a task that is called program. C language use करती है कंपाइलर को, और कंपाइलर से आपके पास आ जाता है मशीन कोड जो कि एग्जीक्यूट होता है। जो सी का कोड होता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, फाइल का नाम डॉट सी एक्सटेंशन से सेव होता है, जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो जो बन के आता है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सी के मेजर कंपाइलर्स कौन कौन से हैं? वी हैव टर्बो सी। ठीक है, हमारे पास टर्बो सी है, हमारे पास एनसाई सी है, हमारे पास बॉर्डलैंड सी है, एंड आज की डेट में जो हम यूज करते हैं वो है जीसीसी कंपाइलर। ठीक है, ये सब डिफरेंट कंपनीज के नाम है जो आपको कंपाइलर्स प्रोवाइड करती है। टर्बो सी, एनसाई सी, बॉर्डलैंड सी, जीसीसी, दीज आर ऑल द कंपाइलर्स व्हिच वी हैव, जो आपके सी प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, दीज आर द कंपाइलर्स और द ट्रांसलेटर्स फॉर सी लैंग्वेज। अब अगर हम लैंग्वेज स्पेसिफिक टर्म्स की बात करें तो हर लैंग्वेज में कुछ कैरेक्टर्स यूज होते हैं टू राइट द प्रोग्राम, जिसे कैरेक्टर सेट कहा जाता है।
सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो जनरली स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ऑल्दो आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो इन प्रिंटिंग मैसेजेस और गिविंग नेम्स टू वेरिएबल्स। स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, बहुत सारे सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं, और हर सिंबल का अपना एक पर्पस होता है। सो एवरी सिंबल हैज अ प्री डिफाइंड पर्पस, और वो उसी पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। दैट इज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर्स को मिलाकर बनते हैं वर्ड्स, है ना। कैरेक्टर्स को मिलाकर बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स आपके पास तीन तरह के हैं, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इनको टोकन भी कहा जाता है। सो टोकन वर्ड का मतलब है स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट इन अ कोड। तो आपके कोड में जो सबसे छोटी यूनिट जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको हम टोकन कहते हैं। सो इसके अंदर टोकन्स में कीवर्ड्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? किसी को पता है कीवर्ड क्या क्या मतलब होता है? Keywords are those words which are already defined to the compiler. ठीक है, इनको reserved words भी कहा जाता है। Reserved words, or you can say words already defined to the translator, that is the compiler, to be used for some specific task. जैसे कि आपको कोई कंडीशन चेक करनी है तो आप इफ लिख के फिर उसके आगे कंडीशन लिख सकते हो। अगर वो कंडीशन बार बार चेक करनी है, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक ट्रू है करते रहो, तो इफ की जगह पर आप while लिख सकते हो। सो डिफरेंट कीवर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो आप इंट लिख सकते हो। सो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। 32 keywords are there in traditional C language। तो जब हमने C language टर्बो C के अकॉर्डिंगली करनी शुरू की थी, तो जो उसका ओरिजिनल कंपाइलर है एज पर दैट हम कहते हैं कि C लैंग्वेज में 32 keywords होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड्स, क्योंकि जो कीवर्ड्स है वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। सो कीवर्ड का जो पर्पस डिफाइंड है, कीवर्ड सिर्फ उसी के लिए यूज हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, सो ये किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। क्लियर है? फाइन। So those are called keywords. So examples would be int, char, float, if, else, for, break, while, continue, ये सारे आपके keywords हैं। ठीक है, एंड keywords are usually in small letters, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम ही हमारा small letters में होता है। सो keywords हो गए। keywords के बाद आते हैं constants। constant को literal भी कहा जाता है। सो constant is also called as literal। ठीक है, literal का मतलब क्या है? इट इज a value used in the program which always remain same। So एक ऐसी वैल्यू जो कि हमेशा सेम रहती है। So a value used in the program which always remain same is said to be constant or literal। वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होती। और उसकी जगह पर होता है हमारे पास दूसरी चीज, वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू मॉडिफाई होती है, और ये आपकी मेन मेमोरी मतलब रैम में एक लोकेशन होती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं। सो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ नेम्ड memory location used to hold or store data। वेरिएबल, वेरी मतलब बदलते रहना, चेंज होना। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम during the execution of the program। So value of variable can be modified anytime during execution of the program। So ये होता है मतलब constant और variable का। For example आपने लिखा simple interest is equal to principal into rate into time upon 100।
Semicolon is a symbol which is used to mark end of statement in C language. तो अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट आप बंद कर रहे हो, खत्म हो रही है कि यस ये यहाँ पर खत्म हो गई, इसके आगे इसकी एग्जीक्यूशन नहीं है, तो हम उसको सेमीकोलन से खत्म करते हैं. सो इसमें पी आर टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपका प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, रेट कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100 तो हमेशा 100 ही रहेगा. सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. whereas the others are वेरिएबल्स. ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू अगर मैं 22/7 लिखती हूँ या 3.14 लिखती हूँ, तो वो तो वही रहेगी ना, वो कभी चेंज नहीं हो. दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. सो दैट इज योर लिटरल और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, और जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है. अब चाहे वो लिटरल हो, चाहे वो वेरिएबल हो, उसके डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है. जैसे अभी कुणाल ने लिखा. सो डेटा टाइप्स क्या बताते हैं कि आपके वैल्यू जो है वो किस टाइप की है. अब सी लैंग्वेज में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप्स पॉसिबल है. एक है इंटेजर और एक है फ्लोट. ठीक है. इंटेजर जो है दैट इज नंबर विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट. इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे. बट हाँ, जनरल आप इंट ले लो और इसके लिए फ्लोट ले लो, कीवर्ड जो यूज होगा टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. सो इंटेजर्स आर द नंबर्स व्हिच आर पॉजिटिव और नेगेटिव बट डज नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट. And if you have a fractional part, if you have decimal, तो वो float हो जाता है. So एक whole number जिसमें fractional part नहीं है, that is said to be an integer. और जिसमें fractional part है, that is said to be a float. और ये चीज हर लैंग्वेज में सेम रहती है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सी की बात कर रहे हैं हम. डेटा टाइप्स हर लैंग्वेज में सेम है. ये कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, डिक्लेयर करने का तरीका अलग हो सकता है, बट जो डेटा टाइप है वो सेम ही होता है कि नंबर्स है. अगर नंबर बिना फ्रैक्शन के है तो वो इंटेजर होगा, अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो वो फ्लोट होगा. देन वी हैव कैरेक्टर. ठीक है. सो कैरेक्टर इज कैर. Char is the keyword used to define a character, and when we say character it is always given in single quotes in C language. वो जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट ही हो. ठीक है. A character can be a special symbol, a character can be a digit, it could be anything. So predefined तो हमारे पास सिर्फ ये तीन डेटा टाइप्स हैं, integer, float and character. वैसे अगर हम कभी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को यूज कर लें तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं, पर इसके लिए कोई भी कीवर्ड डिफाइंड नहीं है. ठीक है. सो स्ट्रिंग मींस अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. बूलियन वैल्यू भी सी में डिफाइंड नहीं है. वैसे आपको पता होना चाहिए कि बूलियन वैल्यू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज जहां पे सिर्फ आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो सकता है. सो इफ माय रिजल्ट कुड बी जस्ट ट्रू और फॉल्स, आई विल टेक इट एज अ बूलियन वैल्यू. ठीक है. सो ये क्या हो गई आपकी स्ट्रिंग. हेलो, इट इज अ स्ट्रिंग एंड इट इज गिवन इन डबल कोट्स. सो डबल कोट्स में आप लिखोगे तो ये 7, 7.0, 7 in single quotes, 7 in double quotes. These four values are different data types. ये आपका integer है, ये float है, ये character है और ये string है. ठीक है. तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे एक वैल्यू लिख के कि बताओ ये कौन से डेटा टाइप के अंदर लाई करती है. सो यू शुड नो कि उसको किस डेटा टाइप के अंदर आपको लिखना है. ठीक है जी. डेटा टाइप्स हो गए. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं वेरिएबल नेम में कि बताओ कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड है. So rules होते हैं कुछ for naming the variables. So rules for naming variables. Rules for naming variables क्या होते हैं. आपके पास जो वेरिएबल का आप नाम दोगे, ठीक है, जैसे आपने इंटरेस्ट को स्टोर करना है तो आपने इंटरेस्ट नाम दे दिया, या आपको मार्क्स को स्टोर करना है तो आपने मार्क्स दे दिया. तो वो जो नाम आप दे रहे हो उसमें रूल्स क्या है कि ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर एक सिंबल होता है हमारे पास, कैन बी यूज्ड. No space, no other special symbol. So no space, no special symbol can be used other than underscore. पहला लेटर जो है वो डिजिट नहीं हो सकता. So first letter can't be a digit. So पहली पोजीशन पे डिजिट नहीं हो सकता, मतलब आपके पास फर्स्ट करके कोई वेरिएबल नहीं हो सकता. फर्स्ट हो सकता है, num1 हो सकता है, बट 1 से शुरू करके नहीं हो सकता. So first letter cannot be a digit. Then keywords cannot be used as variable names. Keywords को हम यूज नहीं कर सकते. और केस सेंसिटिव है, पूरी लैंग्वेज ही केस सेंसिटिव है. तो आपने अगर स्मॉल में डिक्लेयर किया है
तो आप उसको थ्रू आउट स्मॉल में यूज करोगे, अगर आपने कैपिटल में डिक्लेयर किया है तो आप उसको थ्रू आउट कैपिटल में यूज करोगे। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से ये बताओ वैलिड है कि इनवैलिड है। टोटल एट द रेट सैलरी, इज इट अ वैलिड नेम और इनवैलिड नेम? This is a valid variable name or invalid variable name? Invalid, क्योंकि इसमें एट द रेट साइन है। सेलिंग अंडरस्कोर प्राइस वैलिड है, इनवैलिड है? सेलिंग अंडरस्कोर प्राइस इज वैलिड। अंडरस्कोर इज अलाउड, सेलिंग में अल्फाबेट्स है, प्राइस में भी अल्फाबेट्स है। सो सेलिंग अंडरस्कोर प्राइस इज वैलिड। कुणाल, रोल नंबर डॉट, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इट्स इनवैलिड क्योंकि डॉट अलाउड नहीं है। ठीक है, सो डॉट इज नॉट अलाउड, सो दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। परसेंटेज स्पेस मार्क्स इज इनवैलिड क्योंकि स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, रैंक वैलिड इफ इनवैलिड बिकॉज दैट्स अ कीवर्ड। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा नाम जो है वो वैलिड है और कौन सा नहीं। इस नेम को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। सो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर इज वैलिड और नॉट। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। ऐसे भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर इज वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम पे तो वैसे कुछ पूछते नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक सी का प्रोग्राम लिख रहे हो तो सबसे पहले एक सेक्शन आता है जिसे बोलते हैं हेडर फाइल सेक्शन। इट स्टार्ट्स विद हैश इंक्लूड। हैश इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब इससे पहले कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। So this is executed before my program is compiled. That's why we call it pre-processor directive. Hash include stdio.h। अब देखो कुछ कमांड्स तो जो है वो कीवर्ड्स है, जो कि ट्रांसलेटर को पहले से पता है कि उसका क्या काम है। बट कुछ और कमांड्स होती हैं जो कि कीवर्ड्स नहीं होती, बट वो किसी एक्स्ट्रा फाइल में डिफाइंड होती है। सो हम उस एक्स्ट्रा फाइल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैश इंक्लूड stdio, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। देन इसमें एक फंक्शन बनता है जिसका नाम होता है मेन। सो मेन इज द स्टार्टअप फंक्शन ऑफ सी प्रोग्राम। अगर मेन नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो विदाउट मेन हमारा सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो भी इसकी स्टेटमेंट्स हैं हम वो मेन के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोड लिखते हो। सो दीज कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू मार्क ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हम अपना मेन का पूरा कोड लिखेंगे। मान लो आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं तो आपने ले लिया इंट ए बी सी। ए में आपने स्टोर कर दिया 10, बी में स्टोर कर दिया 23, सी में स्टोर कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, और प्रिंट एक स्टेटमेंट होती है। ये पूछ सकते हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गिव आउटपुट। तो सी लैंग्वेज में आउटपुट के लिए स्टेटमेंट है प्रिंट। So printf is the statement which is used to print something on the screen, right? इसकी समझना नहीं है पूरा कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, बस इतना याद रखना है कि printf is to print something on the screen. Then scanf is to read from the user. So scanf is an input statement, printf is an output statement. ठीक है, अब देखो आपके पास टाइम है, अभी अभी भी आज हमारी 17 हुई है, तो आप 20 दिन लगा लो कि इतने तो कम से कम है। तो आप रोज एक काम कर सकते हो, एक पूरी प्लेलिस्ट है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज वाली। ठीक है, उसकी शुरू की 8-10 वीडियोस 15-15 मिनट की होंगी। सो जस्ट वॉच दैट।
मतलब ऐसा नहीं कि बहुत याद करना है या बहुत ध्यान से करना है, बट कोशिश करो, आगे सेमेस्टर 1 में भी काम आएगी। पर अपना टाइम निकाल के जो प्रोग्रामिंग इन सी वाली प्लेलिस्ट है, उसकी शुरू की 6-7 वीडियोस देख डालो। ठीक है, एक दो बार देख दो, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि एक प्रोग्राम होता क्या है। Because obviously in one class over here you will not be able to see the execution and everything. ठीक है, चांसेस कम है कि इसमें से इतना अंदर जाके पूछेंगे, बहुत कम चांसेस है। मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो डेनिस रिच्ची पे ही खत्म हो जाता है, या सी आपकी कौन से लेवल की लैंग्वेज है, ठीक है, उसी पे खत्म हो जाता है। बट सिंस इट इज मेंशन्ड कि ये पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था, ठीक है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। वी हैव टू डू द बेस्ट, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, सो आप वो शुरू की कुछ वीडियोस हैं जो देख लोगे तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कंडीशंस, मतलब कोडिंग में हम कंडीशंस लगा सकते हैं, अगर ऐसा हो तो ये होना चाहिए, अगर वैसा हो तो ये होना चाहिए। तो उसके लिए जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं इफ एल्स, एंड देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड स्विच। अगर आपको रिपीटेशन करनी है, आपको सेम कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है टिल अ कंडीशन इज ट्रू और फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमारे पास उसमें 3 लूप्स होते हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू वाइल। सो इसको रेपिटेशन या फिर आइटरेशन भी कहते हैं। ऑब्वियसली इसके प्रोग्राम्स तो नहीं बनाने आएंगे, ना ही आपसे आउटपुट पूछेंगे, बस पता होना चाहिए कि ये चीज आपके पास होती है। ठीक है, सो फॉर एंड वाइल आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक होती है, ट्रू है तभी आपका लूप पहली बार भी काम करेगा। डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल्ड, एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है और फिर देखता है कि अगली बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत है या नहीं है। हाँ, अपनी प्लेलिस्ट की बात ही कर रही हूँ मैं, अभी आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट का। एक ही बात है, आर्यन जावा करा है तो भी आपको आता होगा ये। पर मैं सी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ, आप उसमें से शुरू की कुछ वीडियोस देख लेना। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दैट, दैट विल हेल्प। अंडरस्टूड? ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इसमें आइडिया हो जाएगा, बाकी कल हम करेंगे। अच्छा, वैसे सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होती है, बट आई विल बी हैविंग इट टुमारो। सैटरडे नहीं है, कल तो फ्राइडे है ना, कल छुट्टी है ना, इसलिए लग रहा है। हाँ, सो टुमारो इज गुड फ्राइडे, स्कूल्स आर क्लोज्ड, आपकी तो छुट्टियां ही हैं, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग। हाँ, आई विल सेंड यू, जो लाइव क्विज में क्वेश्चंस आते हैं वो बोल रहे हो ना, मैं उसकी पीडीएफ भेज दूंगी आपको। लाइव क्विज वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ आई विल सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप विद द आंसर की। ठीक है, आई विल सेंड इट, अगर मैंने आज शाम तक नहीं भेजा तो मुझे याद दिला देना एक बार ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा, और क्या करना है इसके अंदर, इसमें से यही सब मेजरली आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे पास कंसेप्ट है एरे, स्टैक, क्यू क्या होता है। सो कल हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है, उनकी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि सी जो है वो क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज विच फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच ऑफ कोडिंग, जबकि आपकी सी प्लस प्लस जो है, पाइथन जो है, जावा है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो ये सब किसको सपोर्ट करती हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। एंड इसकी जो अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच। फॉर्ट्रन इज ऑल्सो प्रोसीजरल लैंग्वेज। आज नहीं है बेटा, मंडे वेंसडे फ्राइडे कल होगा। सीयूईटी वाले कौन के क्वेश्चन आते हैं या सिर्फ 12th के मैथ्स के क्वेश्चन? सीयूईटी वाले क्या आ सकते हैं? हाँ, कौन सा आता है बेटा, कौन सा आता है। ठीक है, सो टुमारो वी विल डू डेटा स्ट्रक्चर, और मंडे से फिर हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो हम उसमें जो क्लास होगी मंडे से आपकी, उसमें ऐसे कर लेंगे कि आई ट्राई कि हम उस क्लास को राइट अराउंड 45 मिनट्स रखें, जिसमें से हाफ एन आवर हम मैथ्स करेंगे,
ठीक है, और बाकी के 15 मिनट्स वी विल हैव अ स्मॉल क्विज ऑन मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम द होल सिलेबस। ठीक है, एक बार आ जाएगी ना, डेट्स आ जाएंगी एग्जाम की, फिर वी विल ट्राई टू कीप क्विज एवरी डे। एक बार एग्जाम की डेट आ जाएगी फिर हम क्विज रोज कर लेंगे। हाँ जी बेटा। हाँ, मिक्स मीन सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स्ड। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आपको कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सी के बारे में इतना ही बेसिक पता होना बहुत है। ठीक है, इतना बेसिक्स बहुत होता है, बट फिर भी आप वो प्लेलिस्ट में से 6-7 वीडियोस देख लेना तो आपके लिए थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट्स। टुमारो वील डू डेटा स्ट्रक्चर्स, मंडे से मैथ्स। बेटा जीके तो देखो, आप नेट पे सर्च करो, चैट जीपीटी की मदद ले लो। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है हर्षिता वेयर वी फोकस ऑन द टास्क। ठीक है, हमारा फोकस इस पे होता है कि काम कैसे हो, डेटा अरेंज कैसे हो रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो इम्पोर्टेंट इज दैट आर रिजल्ट शुड बी देयर। सो वी शुड गेट द रिजल्ट। देखो एआई, हम सुन रहे हैं कि एआई इज गोइंग टू टेक पीपल्स जॉब एंड ऑल, पर आप बीइंग इनटू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप बीसीए करने वाले हो। सो बीसीए का मतलब ही क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों है? क्योंकि हम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर। हमें कंप्यूटर्स को सही जगह पे अप्लाई करना है। तो उसमें से पहला स्टेप है आपका कि भाई जो आपके पास एआई टूल्स हैं उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, वो तो आप कर ही रहे हो। बाकी जहां तक जीके और इंग्लिश की बात है, सो इसमें क्या करना है, लॉगिन। बताओ मेरे को, यूज करे हुए पता नहीं कितना टाइम, जरूरत नहीं पड़ती, बट जब जरूरत हो तो इसका इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए। अब देखो इसमें आप सर्च करना चाहते हो कि आई एम, हमेशा प्रॉम्प्ट सही देने हैं पहले आपने। आई एम गिविंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीसीए, आई नीड some MCQs based on, I need some MCQs for GK based on science and IT. ये देखो, which gas is most abundant in the Earth's atmosphere? Nitrogen. SI unit of force, theory of relativity, आ गए ना? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ गए। अभी उसने 5-5 दिए हैं आपको मेरे ख्याल से, है ना? अब बोलो मुझे 50 चाहिए। आई वॉन्ट 50 इन ईच कैटेगरी। ये लो। अब वो पूछ रही है कि मैं ऐसे बना के दूंगी, मैंने बोल दिया यस। ठीक है, और अगर आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ में बना के मुझे भेज देना, सो दैट वी कैन शेयर विद अदर्स। है ना? कर्मा विल हेल्प यू इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स। सो ऐसे ढूंढो खुद जो कर रहे हो, अगर आप इसको कहीं कॉपी वगैरह कर सकते हो तो कॉपी करके एक पीडीएफ बना लो, खुद भी उसमें से पढ़ो।
हाँ, ठीक है। इसको लिख देती हूँ मैं आईटी। सही चीज है वैसे ये, है ना? कितने क्वेश्चंस आ गए? सबकी रैंक बढ़ जाएगी, पॉइंट तो है भाई, है ना? फिर हमारी रैंक ऊपर कैसे आएगी? अच्छा, ओके। कैन यू प्रोवाइड these MCQs in PDF form? एनालाइज कर रहे हैं अभी। अगर पीडीएफ दे देगी फिर तो मजा ही आ जाएगा। अभी तक एनालाइज ही कर रहे हैं, इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने इससे। कुछ तो दे रही है। ओ माय गॉड, ग्रे। दिस इज कूल, लेट्स ओपन इट। सही है, मतलब हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं तो यूज नहीं करती, मतलब कि क्या ही मिल जाएगा, बट दिस इज गुड। चलो ये वाली तो मैं भेज देती हूँ, वैसे 10 की बनाई है। चलो वो तो हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे ना। अच्छा, ठीक है स्वाति। लेट मी एक्सप्लोर दिस, है ना? एक्सप्लोर करके देखते हैं, आप लोगों को यहीं से फिर पीडीएफ जनरेट कर करके भेज देती हूँ मैं भी। चलो बाकी बस सबको सिखा तो दिया, ये कैसे करना है तो अपना खुद खुद एक्सप्लोर करो। रोज के सोच लो कि 50-50 या 100-100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। इसको बोलते रहो, क्वेश्चंस देती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैं तो करा ही रही हूँ, है ना? चलिए।